मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी कीवर्ड के बारे में आप लोग के सामने चर्चा करूंगा। और मेरा पीछे का वीडियो जो था जो मैंने बनाया वो शायद ड्रॉप हो गया, शायद मैं उसे अपलोड कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, मुझे नहीं पता। एस्ट्रोलॉजी कीवर्ड इट्स मीन कि ये एक अच्छी साइंस है, अच्छी नॉलेज है। इसको समझना, जैसे गणित के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, वैसे एक ये पूरी प्रेडिक्शन होती है कौन सी चीज़ें कैसे होती है। तो टफ चैलेंजेस को लेकर के मैं काफ़ी एक्साइटेड रहा हूँ अपनी लाइफ में। और जैसे मुझे कोई खींचती हो तो एस्ट्रोलॉजी मुझे अपनी तरफ की आकर्षित करती आई है। और मैंने नए चाहते हुए ये सारी जो चीज़ें सीखी है, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है ये चीज़ें। तो एक ह्यूमन की पूरी यूनिवर्स की एक भाषा है, एक लैंग्वेज जो मैं अपनी डेफिनेशंस में देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी इज ए लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज, है ना। तो उसको समझना, फिर उस हिसाब से रिएक्ट करना, इतना पीस, आपका माइंड इतना पीस हो जाता है इस चीज़ को लेकर के कि आपको हर एक चीज़ का रूबरू पता होता है, चीज़ें कैसे काम करती है ना। बर्थ कैसे होता है, डेथ कैसे होती है, एक एनर्जी कैसे, सोल कैसे बनती है, या फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है ना। लोगों द्वारा कई की बातों पर भरोसा करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, सीखो, समझो और कैसे चीज़ें काम करती है उस पर थोड़ा सा एक एनालिसिस करके नॉलेज गेन करना ही एक एस्ट्रोलॉजिकल की चार्ट होता है। मैंने नोट्स बनाए अपने आप में, मैं कितना उन चीज़ों को रियलाइज़ कर सकता हूँ और रिमेंबर कर सकता हूँ अपनी मेमोरी में, तो वो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोग सामने साझा करूँगा। और हम जो हमारा एक धार्मिक है, हिंदू धर्म में अगर हम आते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तो चीज़ें इस हिसाब से काम करती हैं। और लर्न करना, सीखना, फिर लोगों को समझाना, और मेरे द्वारा कौन सीखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो आदत है वो रहेगी। तो हिंदुलॉजी में 12 राशि होती है ना, 12 जोडिक साइंस होते हैं। फर्स्ट से शुरू करता हूँ, एरीज, टेरस, दूसरा जेमिनी, कैंसर, लियो एंड उसके बाद 6 हो रहा है। तो उनका इंग्लिश मीनिंग मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी, थोड़ा सा स्माइलिंग के लिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो इतना याद करके चलना मुश्किल है, बट अगर अब वीडियो बनाऊँ तब याद आना मुश्किल है। वैसे तो मुझे याद है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात करते हैं एरीज की, जो मैं एक राम, जो राम की आइडियोलॉजी है, जो उनका नेचर रहा है, वो एरीज के अंदर आते थे। तो उसमें क्या क्या था उनकी, पहले मैं हाउसेस की बातें करता हूँ। 12 हाउस होते हैं। फर्स्ट हाउस किस चीज़ को इंडिकेट करता है, सेकंड हाउस किसको इंडिकेट करता है, एंड बाकी जितने भी है वो किन चीज़ों को बताते हैं, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन की, एक मानव का ये सब कुछ चलता है। पहला घर जो होता है फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, इस बॉडी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लिमिट्स ऑफ द बॉडी उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो इंसान किस तरह से दिखता है, कैसे उसके हाव भाव है, चाल ढाल है, कैसे उसके स्वभाव है, कैसे उसका माइंडसेट है, ठीक है। ये सारा कुछ चीज़ जो है फर्स्ट हाउस से हम इंडिकेट करते हैं। दूसरा हाउस जो होता है धन भाव का होता है, जहाँ पर हम ये पता लगा सकते हैं कि बंदा किन सोर्सेज से वेल्थ क्रिएट करेगा, किस प्लेनेट के थ्रू इसको अच्छे सोर्सेज मिलेंगे जॉब के रिगार्डिंग या काम करने की रिगार्डिंग, जो वेल्थ को क्रिएट करेगा, ठीक है। फाइनेंस रिगार्डिंग अगर हम देखें तो दूसरा हाउस इंडिकेट करता है। तीसरा हाउस क्रेज का होता है और कम्युनिकेशंस का भी होता है। और बस ये छोटे भाई बंधु बहनों का होता है, जो इंडिकेट करते हैं जो भी प्लेनेट होता है उससे रिलेटेड ही आपके बंधु भाई बंधु होंगे। और कम्युनिकेशन और क्रेज का होता है, मेनली क्रेज का होता है। यहाँ पर अगर मेनली सूर्य और मंगल हो तीसरे हाउस में, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक पर्सनैलिटी डेवलप वाला इंसान होता है, बहुत क्रेजिस्ट होता है वो इंसान। एंड फर्स्ट हाउस में भी अगर ये दोनों हो तो बहुत ही अच्छी बात है, सेल्फ आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से क्लियर करता है ये इंसान। एंड चौथे हाउस की बात करूँ, हैप्पीनेस एंड मदर का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, जितने भी व्हीकल्स हैं उनका होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत कुछ ऐसा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को मैं लेकर के चलूँ, आपको ज्ञान दूँ, बताऊँ, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि अपनी निजी लाइफ को अपने इस चैनल पर शेयर करूँ। तो मुझे कोई एस्ट्रोलॉजी बनना नहीं है, बट मुझे जानना, सीखना, समझना, तो सीखा वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ। चौथा हाउस मैंने बता दिया। चौथा हाउस जो है हैप्पीनेस, मदर, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, इन सब का होता है। 5वां हाउस चिल्ड्रंस, हायर एजुकेशंस, क्रिएटिविटी, इन सब का होता है। तो कहीं ना कहीं 5वां हाउस बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट भी इसी से रिलेटेड होता है एंड बहुत अच्छा बेनिफिशियल्स हमारी लाइफ का है। संतान सुख का भी 5वां हाउस ही देखा जाता है, ठीक है। और छठा हाउस जो होता है शत्रु का होता है, रोग का होता है। अगर उसमें अगर कोई ग्रह ऐसा बैठा है उससे रिलेटेड आपको इंजरी हो सकती है या कुछ पैनिक सिचुएशन उससे रिलेटेड होता है। अब मानो ना मानो ये आपकी बात है, मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें अगर होती है, पड़ती है, कुछ नहीं होने से अच्छा है कुछ तो मान के चलना बढ़िया है ना। इम्पर्टिनेंस से तो अच्छा है कुछ लेकर चले। 7वां हाउस बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है एंड पार्टनर का होता है, तो ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 8वां हाउस जो होता है आयु का होता है, जीवन मरण का होता है। तो यहाँ पर अगर कोई ग्रह अच्छा बैठा है, आयु देने वाला गुरु हो गया, शनि हो गए, तो ये बहुत अच्छी आयु देते हैं इंसान को, एक लॉन्ग लाइफ देते हैं, है ना। और अगर कोई गलत ग्रह बैठा होता है तो वो इंसिडेंट आपके साथ जल्दी होता है। और यहाँ पर शुभ ग्रह बहुत बुरा फल देते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, सूर्य हो गया। ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर बहुत ही आपको आपकी ज़िंदगी का आधा हिस्सा, मतलब आधा ही मिलेगा, आपकी आयु कम करते हैं ये लोग। एंड नवा अगर हम बात करें, नवा घर तो फॉर्चून का होता है, लकीनेस का होता है, धर्म कर्म का होता है, इंसान किस राह पर चलेगा, कैसे करेगा। यहाँ भी अगर सही हो तो इंसान सही डायरेक्शन में धर्म कर्म करके अपनी लाइफ अच्छा बनाता है। एंड अगली बात करूँ मैं 10वें घर की, तो कर्म का होता है, ये हम कौन सा काम करेंगे, क्या करेंगे उस ज़िंदगी में, तो उसको लेकर के पूरा रिप्रेजेंट करता है। और इसमें कौन सा ग्रह बैठा होता है ना, ये भी बहुत डीप नॉलेज है। 1 to 1 में शायद क्लियर कर पाऊँ, बट मेरा पूरा फोकस नहीं है। सीधी सी बात है कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊँ। सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड ऐसी चीज़ों में होता नहीं है। 1000 में से एक आधा कोई इंसान ऐसा होता है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर कोई सीखना नहीं चाहता तो मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकता, सीधी सी बात है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
11वां जो हाउस होता है वो आपका लाभ का होता है ना, तो आपको किन चीज़ों से लाभ मिलेगा, वहाँ बैठा प्लैनेट्स ये सारी डिसीजंस लेता है या उनको रिप्रेजेंट करता है। तो 11 लाभ का हो गया, और जस्ट 12वां जो है हानि का होता है। हानि आप किस थ्रू हो गया, आपकी ज़िंदगी में किसी भी लेवल की, चाहे वेल्थ लेवल की हो, चाहे फिजिकल लेवल की हो। तो ये सारी चीज़ें जो 12 घर है इंडिकेट करते हैं एक रोमांस की, एक मानव की पूरी यात्रा। तो उस पर फोकस डालकर अगर हम देखें ना, तो हमें हमारी चीज़ें सारी क्लियर की जाती है। अब प्लैनेट्स की बात करूँ, सन, मून, जुपिटर, वेनस, सैटर्न एंड राहु केतु, इट जस्ट मीन यूरेनस एंड नेपच्यून, यू नो व्हाट। तो ये इनकी खुद की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, आइडेंटिटी होती है। फिर ये लोग अपनी पावर के साथ आपको सपोर्ट करते हैं, है ना, यानी उनकी एनर्जी आती है, आप उनके थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं और उस चीज़ों में अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। तो इन्फ्लुएंस होना मतलब अगर आप धरती जैसे प्लेनेट पर हो और बाकी लोग अगर आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनकी एनर्जी से आप रिफ्लेक्ट हो गए, है ना, तो आप अगर एनर्जी हो तो आप पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नक्षत्र की बात करूँ तो एक्चुअली मुझे पूरा अभी मैंने इसके बारे में रिसर्च और नॉलेज लिया नहीं है, बट डेफिनेटली मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इन चीज़ों पर थोड़ा रिसर्च करूँगा, पढ़ूंगा इन सब चीज़ों को 1 to 1। और 27 नक्षत्र होते हैं, इनका भी बहुत 50% रोल मॉडल इनका होता है, बाकी 50% हाउसेस का एंड प्लैनेट्स का होता है ना। तो नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट मीन कि मैं अगर भरणी नक्षत्र का इंसान हूँ, तो भरणी नक्षत्र का इंसान अपनी लाइफ में बहुत सीरियस टाइप का होता है। वैसे मैं बनना नहीं चाहता, लेकिन मैं हूँ नेचुरली। और अगर हिंदुलॉजी के हिसाब से देखें, मैं कुछ चीज़ों को क्लियर मानता हूँ, कुछ चीज़ों को नहीं मानता। तो जैसे हिंदुलॉजी में इतने सारे देवी देवता या इन सब चीज़ों का बहुत जिक्र किया गया है, हर एक पर्टिकुलर इंडिकेट, मैं किसी एक को मानता हूँ। मैं एकेश्वरवादी हूँ, जैसे ना कि मैं जनों को नहीं मानता, एक को मानता हूँ। मेरे हिसाब से पूरी दुनिया को बनाने वाली एक ही है, मैं उसके आगे झुकता हूँ, बाकी मैं सबके सामने नहीं झुकता। बट हिंदुलॉजी में कहा गया कि भरणी नक्षत्र का जो देवता होता है वो यमराज होता है, यमलोक का देवता होता है, जो मरने के बाद इंसान को लेके जाता है। तो ठीक है, इट्स ओके, बट आई थिंक नक्षत्र का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं होता है, और इसके अकॉर्डिंग ही लेटर क्रिएट किए जाते हैं। जैसे भरने के लेटर होते हैं एल, ओ, लो एंड एल पर होते हैं कुछ ना कुछ। तो नक्षत्र के हिसाब से मेरा नाम लोकेश बनता है, क्योंकि लो वर्ड मुझे मिला है। इसमें भी पद होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पद होते हैं, और उन 4 पद पे जो लेटर होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें हमारा नाम इंडिकेट किया जाता है। फिर जब हमें उसके थ्रू बुलाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क बेनिफिशियल होता है। सो थैंक यू अगेन, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में जहाँ हम कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें करेंगे, और शायद मैं आने वाले टाइम में लोगों के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँ। बट मैं तो एक कंसेप्ट लेकर चलता हूँ, है ना, कोई कंसेप्ट नहीं होता फिक्स। सुनाओ, लाइफ बनाओ, और दैट की गाने भी गाएंगे आगे। तो अगले वीडियो से मैं 1-2 गाने गुनगुना कर अपलोड कर लूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश है, मूड ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले सीरीज में।